नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है थॉटफुल आई। आज आप सभी के साथ मैं सीटेट 2019 के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस करेंगे। सीधा क्वेश्चन पेपर से डील करने का पर्पस यही है कि जब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो उससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जो भी कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें से किस तरह का कंटेंट या किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि सीटेट एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देकर बहुत डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी टाइम इसको दे रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद 6 बार सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही क्वालिफाई किए हुए हैं अच्छे मार्क्स के साथ। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कभी भी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम दिए बिना भी आप एक सही स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन और विकास का मतलब है, अर्जन शब्द का स्पेसिफिकली मतलब यही है कि जब आप भाषा को समझने के साथ साथ उसका शब्दों में और वाक्यों में, सेंटेंसेस में प्रयोग कर पाते हैं, उसी को आप एक्विजिशन कह रहे हो, उसी को आप अर्जन कह रहे हो कि आप किस तरह भाषा को समझ पा रहे हो और उस भाषा को आप बोल पा रहे हो, किस तरह से आप सेंटेंसेस में उसको डिलीवर कर पा रहे हो। और इसके ऑप्शंस हैं, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। तो मैं इसके ऑप्शंस भी आपको साथ साथ क्लियर करती चलूँगी। इसमें जन्म पूर्व अवधि यानी प्री नेटल पीरियड की जो स्टेज होती है, ये आपकी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी वाली स्टेज होती है। तो जाहिर सी बात है, उस वक्त बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है, तो उसको लैंग्वेज को सुनना, समझना या डिलीवर करना, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर। सेकंड जो ऑप्शन है, जो अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है ये 3 to 5 ईयर्स का होता है। और 3 to 5 ईयर्स में बच्चा इनिशियली शब्दों को सीख रहा होता है, सुनकर उस भाषा को समझकर वो उसको डिलीवर करना सीख रहा होता है। और इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि इस एज में हम बच्चों के सामने बहुत साफ शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे के सामने जिस तरह से आप बोलते हैं, ठीक उसी शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को वो दोहराना शुरू कर देता है और सुनते सुनते वो वही बोलने भी लगता है। कई बार हम देखते हैं श स का फर्क या र ड़ का फर्क, इस तरह के जो वर्ण होते हैं हिंदी के या इंग्लिश में भी, जिस तरह के जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें अगर डिफरेंसेस रहते हैं, अगर हम सही नहीं बोलते हैं तो बच्चा भी सही नहीं बोल पाता है। तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्टेज होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेज होती है लैंग्वेज एक्विजिशन के सेंस में। जो थर्ड ऑप्शन है, जिसमें मिडिल चाइल्डहुड की बात की गई है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 साल का होता है। और अडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 साल का होता है। अब ये जो हमारा मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड है और अडोलेसेंस का पीरियड है, ये दोनों ही टाइम में लैंग्वेज, बात करना और अपनी बात को कह पाना, ये दोनों ही चीज़ें बच्चा सीख चुका होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा, वो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तरफ चलते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग? अब जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों के सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन रखी थी और उसमें उन्होंने मोरल रीजनिंग को टेस्ट किया था बच्चों की, कि अगर किसी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे डिलेमा में आप होते तो आप क्या करते, आप किस तरह की चीज़ को सही कहते हैं या गलत कहते हैं। वो जो थ्योरी है वो थोड़ी बड़ी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके लिए फ़िलहाल हम जो ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज और प्रसुप्ति अवस्था। लेटेंसी स्टेज जो है फ्रेंड्स, वो सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड है, इसका लॉरेंस कोलबर्ग से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये जो स्टेज है फ्रेंड्स, ये कोलबर्ग से रिलेटेड स्टेज है। जो थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो पियाजे से रिलेटेड है।
और फोर्थ ऑप्शन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये एरिक एरिक्सन की स्टेज है। ये फोर्थ स्टेज है जो 5 से 11 साल के एज ग्रुप में होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को साथ साथ नोट करते हुए चलना है, जैसे जैसे मैं बताती हुई जा रही हूँ, तो बेहतर होगा आप इसको साथ साथ नोट भी करते चलें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका आंसर जो होगा हमारा वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन थर्ड है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफ्टन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। अब अगर आप इन चारों ही ऑप्शंस को देखें तो बार बार जेंडर शब्द आ रहा है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस की जो मीनिंग है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना कि सीटेट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि जेंडर और सेक्स दोनों आपस में कौन सी जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है और कौन सी सोशल टर्म है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो जेंडर है ये सोशल टर्म है, सोशली जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम नॉर्म्स या रूल्स एज गर्ल और एज अ बॉय, ये उससे रिलेटेड है। और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली हम मेल है या फीमेल है, ये उससे रिलेटेड है। तो जो पहला ऑप्शन है जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप साथ साथ ऑप्शंस को भी समझते चलेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको DSSB में भी देखने को मिलते हैं, रीट या इस तरह के जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और ये ऑप्शंस कई बार कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं, तो इसीलिए पहले हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। जेंडर पक्षपात में होता है जब हम किसी भी एक जेंडर पर दूसरे जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं कि जो पहला जेंडर है वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा है या दूसरा पहले से ज़्यादा अच्छा है, ये जेंडर पक्षपात होता है। पक्षपात शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी एक जेंडर को दूसरे जेंडर की तुलना में नीचा समझ लेते हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जब हम प्रेफर करते हैं बॉयज़ को कि इस तरह का काम जो है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ लड़कों के द्वारा की जा सकती हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफ्टन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ दैन गर्ल्स, यानी जो टीचर है वो लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है लड़कियों की तुलना में, तो ये सीधा सीधा पक्षपात से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो तो 1 ही होगा, लेकिन साथ साथ हम इसके बाकी ऑप्शंस को भी समझते चलते हैं, जिसमें जो सेकेंड ऑप्शन है जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब है कि हम खुद को किस तरह सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैं मेरे जो खुद की अपनी एक समझ है कि एक लड़की को इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, मेरा रहन सहन होना किस तरह का होना चाहिए, ये मेरी अपनी समझ है कि सोसाइटी के सामने मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस करूँगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनमें हम लड़कियों जैसी पहचान देखते हैं, लड़कियों जैसे ट्रेट्स देखते हैं, और सिमिलरली कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनमें लड़कों जैसे ट्रेट्स होते हैं। तो ये वो जेंडर पहचान है जिसमें हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को रख रहे हैं सोसाइटी के सामने। फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो है जेंडर रिलेवेंस, यानी जेंडर संबद्धता। जेंडर संबद्धता में आता है कि समाज में जिस भी तरह के नियम जब बनाए जा रहे हैं तो उनसे हम एज मेल और फीमेल हम खुद को किस तरह रिलेट कर पा रहे हैं। कि अगर किसी तरह का कोई लॉ बनाया हमारी सोसाइटी में तो उस लॉ में हमने खुद को कैसे रिलेट किया उस लॉ से, कि अगर कोई लॉ है जो सिर्फ़ और सिर्फ औरतों से रिलेटेड है, उसमें औरतों की भलाई की बात की गई है, तो मैं उससे किस तरह अच्छे से अच्छी तरह रिलेट कर पा रही हूँ, ये उसके बारे में है। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी जेंडर समरूपता। इसमें वो स्टेज आती है जब शुरू में बच्चा इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो एक मेल है या फिर वो एक फ़ीमेल है, और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगता है। ये होती है जेंडर कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल इस सेंस में किया जाता है कि बच्चा इस चीज़ को समझ लेता है कि इसमें जेंडर को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप एक लड़का हो तो फिर आप एक लड़का हो, अगर आप लड़की हो तो लड़की हो, जेंडर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए स्टेज को जेंडर कॉन्स्टेंसी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता
और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में कई बार ऐसा दिमाग में बातें होती हैं कि जब जेंडर से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है, ये इस तरह, ये ऐसा बिहेवियर तुमने क्यों किया है, तो लड़कों की तरह हरकत की है तुमने, तो इस तरह की चीज़ को हम बच्चों के दिमाग में नहीं आने दें। ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन वन कहता है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करके। ऑप्शन 2 जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। 3 जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जो पहला ऑप्शन है वो परिचर्चा की बात कर रहा है। सीटेट में जब भी आप ईवीएस के क्वेश्चंस करेंगे या बाकी सब्जेक्ट्स के जब आप पैडागॉजी करेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें जिनमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, स्टूडेंट है वो एक्टिव हो रहा है और उसके इन्वॉल्वमेंट से चीज़ आप किसी कॉन्सेप्ट को बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो वही ऑप्शन सही होता है। इस सिचुएशन में जब हम कह रहे हैं कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, तो यही सही ऑप्शन होगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप परिचर्चा करते हैं, आप स्टूडेंट से उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और फिर उनको उसके बारे में फीडबैक देते हैं, कुछ सुझाव बच्चे आपको देते हैं, तो इस तरह से चर्चा के ज़रिए बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह। जो सेकंड ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये गलत इसलिए होगा क्योंकि अगर आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे कि जो खाना बनाना है वो एक लेडी का ही काम है, ड्राइविंग करना एक मेल का ही काम है, तो इस तरह से आप उस स्टीरियोटाइपिंग को और ज़्यादा पक्का कर देते हैं और ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, कि क्रिकेट जो है वो तो सिर्फ लड़के ही खेलने वाले हैं और अगर कोई छोटी मोटी ऐसी प्ले एक्टिविटी है, गेम एक्टिविटी है, तो वो सिर्फ लड़कियां कर लेंगी। तो अगर आप पृथक खेल समूह बना देंगे तो फिर आपने कहाँ बच्चों को इस रूढ़िवादिता को ब्रेक किया है, तो ये तो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, लड़के और लड़कियों के बैठने की अगर अलग अलग व्यवस्था कर देंगे, दोनों जेंडर्स अगर आपस में फेमिलियर ही नहीं हो पाएंगे तो उनकी जो रूढ़िवादी सोच है उसको भी तोड़ा नहीं जा सकेगा। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग थ्योरीज वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने देखा सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द देख लिया, आपने सोशल एंड कल्चरल कंटेंट देख लिया, ये थ्योरी लेव वाइगोत्स्की ने दी हुई है। अब ये जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिखे आप इसको आंख बंद करके टिक कर दीजिए, इसमें ये वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है। जो ऑप्शन 1 है जॉन बी वॉटसन, तो वॉटसन ने बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद की बात की थी, जिसमें उन्होंने बिहेवियर को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी बात की थी। सामाजिक सांस्कृतिक जो शब्द है या इस कंटेंट की बात लेव वाइगोत्स्की ने ही की है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड जीन पियाजे, जीन पियाजे ने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया है कि जब बच्चा विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरती है। इस तरह से फिर हम फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो लॉरेंस कोलबर्ग का नाम दिया गया है। लॉरेंस कोलबर्ग का जो रिलेशन है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास के सिद्धांत से है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सही जो है वो होगा लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात की है। 6th क्वेश्चन बोलता है जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार के वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? While working on a jigsaw puzzle, 5 years old Nazma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one, darker one, that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky as। अब वाइगोत्स्की ने 3 तरह की स्पीच की बात की थी। फर्स्ट इज सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड वन इज़ ईगोसेंट्रिक स्पीच। सोशल स्पीच मतलब सामाजिक भाषण, प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता, थर्ड ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको हम इनर स्पीच भी कहते हैं।
तो पहला ऑप्शन प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, जब हम खुद से बोलकर बातें करते हैं, अपने आप को हम डायरेक्शन देते हैं। इस क्वेश्चन में जो बच्ची है वो अपने आप को खुद ही बोलकर और खुद को डायरेक्शन दे रही है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। टॉक अलाउड नहीं होगा। स्कार्फ फोल्डिंग वाइगॉट्स्की से रिलेटेड है, जिसमें वो बात करते हैं कि जब कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बच्चा स्टूडेंट की हेल्प कर देता है, बच्चे को किसी भी तरह की कोई चीज़ सीखने में कोई टेम्प्रेरी हेल्प कर देता है, वो स्कार्फ फोल्डिंग होता है, जिसको हिंदी में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच में क्या होता है, बच्चा बात करता है, खुद को डायरेक्शन देता है, लेकिन वो मन में अपने आप से बातें करता है। यहाँ पर ये डिफरेंस है, मन में बात करेगा तो वो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, और अगर बच्चा बोल कर अपने आप को डायरेक्शन दे रहा है, अपने काम के बारे में बात कर रहा है, तो वो प्राइवेट स्पीच हो जाती है। उसके बाद थर्ड ये जो सोशल स्पीच है, जो थर्ड है सोशल स्पीच या सामाजिक भाषण में क्या होता है कि बच्चा दूसरों को कंट्रोल करता है कि आप ऐसा करिए, मुझे पानी दीजिए, या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होती है या उन्हें कुछ बताना होता है, तो ये सोशल स्पीच होती है, जिसमें बच्चा अपने आप को नहीं बोलेगा, दूसरों को बोलता है कोई भी काम करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। 7वां क्वेश्चन कहता है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। जैसे कि मैंने अभी आपको स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में बताया, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे को संकेत देना, ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करना या टेम्प्रेरी हेल्प करना, ये सब कुछ स्कार्फ फोल्डिंग होता है। रीइंफोर्समेंट इसका आंसर नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि बच्चे को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं किसी भी तरह के डिज़ायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। अगर हम चाह रहे हैं कि उसमें किसी तरह की अच्छी आदत डेवलप हो, तो हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे ताकि वो बार बार ऐसी एक्टिविटी को करें। कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम कंडीशन करते हैं किसी तरह के रिस्पॉन्स को पाने के लिए। मॉडलिंग इफेक्ट जो होता है, मॉडलिंग थ्योरी बेंडरा ने दी थी, जिसमें उन्होंने बात की थी कि मॉडल्स को देखकर बच्चे किस तरह से अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है कि क्यूज़ देना बच्चे को ताकि वो किसी तरह के सपोर्ट से कुछ नई चीज़ सीख सके, ये स्कार्फ फोल्डिंग है, जिसको हिंदी में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर स्कार्फ फोल्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमेशा जो चीज़ सामने है बच्चे की, बच्चा सिर्फ उसी को समझ पाएगा, उसी को समझने की समझ उसमें विकसित हो रखी होती है। जब हम परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्शन, रीजनिंग, प्रपोजिशनल थॉट, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है या ये जो विशेषता है, ये विशेषता हमें लास्ट स्टेज में देखने के लिए मिलती है। जो लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ये 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक चलता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं होता है। संरक्षण यानी किसी भी मास को, वॉल्यूम को, इस तरह के एरियाज़ को, इन चीज़ों को समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना, ये कंजर्वेशन की जो क्वालिटी होती है, ये हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 7 से 12 साल का होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस हम सभी को पता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि जब हम बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा है या किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व है और वो चीज़ हम सामने से हटा देते हैं, लेकिन बच्चा उसको भूल नहीं रहा है, वो ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अभी भी परमानेंट है। ये 0 to 2 years में होता है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ये उस टाइम पीरियड की से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ वन इज़ मेक बिलीव प्ले या प्रतीकात्मक खेल जो है, ये 2 to 7 years की जो सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये उस टाइम पीरियड पर होता है। मेक बिलीव प्ले का मतलब है ये प्रतीकात्मक खेल वो खेल होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप को कुछ मानकर फिर खेल रहा है। कभी कभी हम देखते हैं घर में बच्चे खेलते हैं, टीचर बन गए, मम्मी बन गए, पापा बन गए, उन्हीं की साड़ी पहनकर या उन्हीं के कपड़े पहनकर प्रिटेंड करना कि वो उन्हीं के रोल में अपने आप को इमेजिन करके जब खेल रहे हैं, तो ये मेक बिलीव प्ले होता है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 to 7 years का होता है। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। स्कीमा शब्द जो है वो पियाजे ने ही दिया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकन अधिगम,
अवलोकन के द्वारा सीखना, ये बेंडोरा से रिलेटेड है। अनुबंधन, कंडीशनिंग की बात पावलोव ने की है, और रीइंफोर्समेंट की जो बात की है वो स्किनर ने की है। तो जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने बात की है, उन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो इसका जो सही आंसर है वो स्कीमा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि ऐसी चीज़ें जिसमें हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से एम्पावर कर पा रहे हैं, या बच्चों को अच्छा फीडबैक दे पा रहे हैं, या स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस तरह के जो आंसर्स होते हैं ये हमेशा सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए अगर आप आकलन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। जब भी आप श्रेणी निश्चित कर देते हैं, आप बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट देते हैं, तो वो बच्चे को नेगेटिवली हैम्पर करता है। बच्चा अपने आप को बुरा समझने लगता है। अगर आपने ग्रुप बना दिया क्लास में कि ये एक अच्छे बच्चों का ग्रुप है और ये बुरे बच्चों का ग्रुप है, या ये वो बुरे बच्चे तो खैर गलत टर्म हो जाएगी, लेकिन ये वैसा ग्रुप है जो लो अचीवर्स का ग्रुप है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे इस माइंडसेट को पाल लेते हैं अपने मन में कि वो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, या वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचना चाहिए। कभी भी श्रेणीकरण करना या रैंक असाइन करना बच्चों को, ये कभी भी सही चीज़ नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन इज़ अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। बच्चों की अवधारणात्मक समझ को समझना कि बच्चे की कॉन्सेप्ट्स में क्या कहाँ पर गलती आ रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर बच्चा बार बार गलती कर रहा है, या उसने अगर पूरा क्वेश्चन ठीक किया, लास्ट में अगर किसी ऑपरेशन में उसको कोई दिक्कत आई है या परेशानी आई है, उस चीज़ को समझ पाना। तो जब आप आकलन इसलिए करते हैं कि आप किसी भी स्टूडेंट की कमी को पहचान पाओ, तो ये उसके लिए सही तरीका होता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा असेसमेंट करने का, वो यही होता है एज टीचर्स कि हम हमेशा बच्चे की कहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है उस चीज़ को चेक कर सकें, बजाय इसके कि हम उनको किसी भी तरह की श्रेणी में बांट रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर। लेबल करना अगेन इज़ वेरी रॉन्ग। लेबल नहीं कर सकते हम स्टूडेंट्स को हाई अचीवर लो अचीवर के बीच में। फोर्थ इज़ मार्किंग पास और फेल इन रिपोर्ट कार्ड्स। हमारा ये एंड ऑब्जेक्टिव हम भले ही इसको पास या फेल में कर दें, पर ये कभी भी सही नहीं होता है कि सिर्फ हमने पास या फेल कर दिया। जैसे कि हम बार बार सुनते हैं कि अगर एक स्टूडेंट फेल हो रहा है तो मतलब पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी हम ये असेस करने के लिए तो नहीं चेक कर रहे हैं कि बच्चा पास होगा या फेल होगा। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, और सीखने के क्रम में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ भी हमने सिखाया उसमें बच्चे को परेशानी कहाँ आ रही है। तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वो हमेशा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, कि उन्हें कहाँ तक स्पष्टता आई है किसी भी अवधारणा को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, और भ्रांतियाँ अगर हैं बच्चे में, किसी तरह की कन्फ्यूजन है, उसको समझना होता है। बाकी तीनों ऑप्शंस इसमें गलत हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे के बाकी के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी सजेशंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं इसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।